बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में टोटल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस से। तो इस वीडियो में जो 75 प्रश्न हैं उनमें से जो साइंस के जो जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम में, उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, 100% रिजल्ट होगा रिटन एग्जाम में। पहला प्रश्न है, एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। कौन कौन आते हैं? जोंक और केचुआ, ये आते हैं एनोलिडा ग्रुप के अंतर्गत। तो याद रखेंगे, एनोलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केचुआ। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी, ये सभी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो याद रखेंगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। अगला प्रश्न है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये घोंघा और सीपी है। कौन है? घोंघा और सीपी, ये मोलस्का ग्रुप में आते हैं। तो याद रखेंगे, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? घोंघा और सीपी। अगला प्रश्न देखेंगे, इकाइनोटर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, बीटल स्टार, ये जो है इकाइनोटर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं? तारा मछली, बीटल स्टार। याद रखेंगे, इकाइनोटर्मेटा संघ के अंतर्गत तारा मछली और बीटल स्टार आते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। याद रखेंगे, ग्लूकोज जब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करती है तो ये लैक्टिक अम्ल बनाती है, और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। याद रखेंगे, इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए अब बोल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, और जल का निर्माण होगा। तो याद रखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सिराए द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? तो ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? अशुद्ध रक्त। याद रखेंगे, सिराए द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होगी? अशुद्ध रक्त। अगला प्रश्न है, धमनी द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है? तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। कौन सी होती है? शुद्ध। धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी ही जल में घुलनशील है ना। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, सोडियम का कार्य क्या होता है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? सोडियम का कार्य क्या है? तो ये रक्त दाब का नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का क्या कार्य है? तो ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्या काम है पोटेशियम का? तो ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। तो याद रखेंगे, पोटेशियम का जो कार्य होता है ये हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। अगला प्रश्न है, एनोलिडा में उत्सर्ग उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो ये नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। याद रखेंगे, एनोलिडा में उत्सर्ग उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगर दशमलव में ऑप्शन में दिया हो तो आप मारेंगे 4.8 से 8.4, है ना, वैसे ज़्यादा 6 रहेगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, किसमें होती है? अग्नाशय में होती है ना। बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये अग्नाशय इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये प्रत्यनयन बल कहलाता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान देंगे, जो लिखा है यहाँ थोड़ा गलत है ना। तो यहाँ आएगा प्रत्यनयन बल, जो है राइट आंसर है, सही उत्तर है। तो स्प्रिंग को
अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिनयन बल। याद रखेंगे, प्रतिनयन बल आएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। क्या है? कंपोस्ट। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये कीटनाशी के रूप में किया जाता है ताकि पौधे पे कीट ना लग सके, है ना। तो DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम है। कौन सी गैस है? हीलियम। याद रखेंगे, गुब्बारे को उड़ाने में जो गैस यूज़ होता है उसे हीलियम कहते हैं। और हीलियम जो है ये हवाई जहाज़ यानी एरोप्लेन के जो टायरों में भरा जाता है गैस, वो भी हीलियम होता है ना। क्योंकि ये हीलियम जो गैस है वो बहुत हल्का होता है, इसलिए एरोप्लेन के जो टायर होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो याद रखें, गुब्बारे को उड़ाने के लिए जो काम में लाई जाती है गैस वो हीलियम है। और एक बात और, हीलियम जो है वो ये ज्वलनशील है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत होता है। कौन सा होता है प्रभावित अंग? यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो ये हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये सूती में होती है। आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो ये सूती में होती है। अगला प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो ये हरी सब्जियां हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा? हरी सब्जियां। देखिए, ये प्रश्न जितने भी कराए जा रहे हैं ना, सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ रिवीजन करना है, हमें क्या करना है? रिवीजन करना है। तो याद रखेंगे, हम इस वीडियो में तेज़ी से चलेंगे क्योंकि हमें रिवीजन करना है। अगला प्रश्न है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ, है ना। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। याद रखेंगे, इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ये ग्लूकोज है। कौन सा पदार्थ है? ग्लूकोज। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज, ताकि एनर्जी बरकरार रहे, है ना, कोई दिक्कत ना हो दौड़ने में। अगला प्रश्न, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। क्या करती है? एक रक्षा आवरण बनाती है परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए। तो मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है ना, क्लोरोमाइसिटिन है। याद रखेंगे, अंतज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैस के लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उसे ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। अगला प्रश्न देखेंगे, सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है ना। सोने के शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगोर किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है, Hg। याद रखेंगे, पारा जो कि Hg है। सिनेबार या हिंगोर किसका अयस्क है? पारा का। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो ये लाल रक्त कणिकाओं का होता है। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। याद रखेंगे, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कैसेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो ये 33 यानी 33 होती है। कैसेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। अगला प्रश्न है, BCG का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कामेटेग्यूरिन। कौन सा है? बैसिलस कामेटेग्यूरिन। याद रखेंगे, BCG का पूरा नाम है बैसिलस कामेटेग्यूरिन। बैसिलस कामेटेग्यूरिन किसका है पूरा नाम? तो BCG का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, एथलीट फूट नामक रोग किससे होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। एथलीट फूट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो ये कवक द्वारा होता है। याद रखेंगे, जो कवक द्वारा होता है वो एथलीट फूट नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो ये कृमि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कृमि द्वारा। याद रखेंगे, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
तो ये चौगुनी हो जाएगी, है ना, साधारण सी बात है, चौगुनी हो जाएगी। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिकाओं का अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, है ना। सूत्रकणिकाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो ये आवृतबीजी में आता है। किस में आता है? आवृतबीजी में। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में आता है, याद रखेंगे, आवृतबीजी। अगला प्रश्न है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला, है ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का क्या अर्थ है? तो ऐसो पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का क्या अर्थ है? पेड़ों से भरा ऐसा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो ये कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक हैं, याद रखेंगे। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है, वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो ये पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो ये कटक में है, जो कि उड़ीसा में है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो कटक में है, जो कि उड़ीसा है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन और केल्विन को। किसको मिला था? मेल्विन और केल्विन। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो मेल्विन और केल्विन को मिला था। अगला प्रश्न है, किस रुधिर कोशिका की मदद से रोग प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट, है ना। लसिकाणु मीन्स लिम्फोसाइट। तो किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसिकाणु, जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। और भी इस चैनल पे वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी जाके देखेंगे। तो ये पूरे 50 प्रश्न थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।